गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। चलिए तो आज फिर स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, तो आज के 8 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है कि एक आर्टिकल आपका है डू नॉट सरेंडर द पीस इन अफगानिस्तान, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, दूसरा है द इकोनॉमिक रिफॉर्म लुकिंग बैक टू लुक अहेड। यहाँ पे दो माइनर आर्टिकल है छोटे से। ठीक है, निपा अमिड्स द पेंडेमिक। ठीक है, और चौथा वाला मेकिंग देम पे। ठीक है, ये कुछ चार आर्टिकल इस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चार में से ये वाले आर्टिकल पे मैंने कल एक वीडियो बना दिया था। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में जाके देख लीजिएगा कि निपा वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है। ठीक है, पहला आउटब्रेक कहाँ हुआ था, उन सब की बेसिक डिटेल्स के बारे में मैंने इस पे वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी है रीड कर लीजिए। ये आर्टिकल ऐसा उतना कुछ काम का कंटेंट नहीं है, वहाँ जो इंटरनल टसल है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल का कंटेंट जरा भी काम का नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, फिर भी अगर आपको एक बार देखना है रीड कर लीजिएगा। थोड़ा डिस्कशन करने लायक टॉपिक यहाँ पे है, ये मेजर आर्टिकल द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, और साइड पे जो है मेकिंग देम पे। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो बोला क्या है इन लोगों ने ये आर्टिकल में, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड। ठीक, कि अभी हमारा देश, ठीक है, और इवन पूरी दुनिया कोविड पेंडेमिक से पास हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी या फिर हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन आया हुआ है। ठीक है, तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, वापस से सही तरीके से चलाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की जरूरियात है। ठीक है, तो बस उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ बात की गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ बात की गई है। ठीक? तो चालू हम लोग बात करीब करीब यहाँ से करते हैं कि 1991 में हमारे देश में सबसे पहला और सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एलपीजी रिफॉर्म्स। हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा और पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स। इसमें तीन चीज समाई गई थी। पहली, लिबरलाइजेशन, दूसरी प्राइवेटाइजेशन, और तीसरी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजों पे मेजर रिफॉर्म लाया था 1991 में। ठीक है, क्या बोलता है लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट का जो लाइसेंस राज था, ठीक है, सो कॉल्ड लाइसेंस राज था, कि अगर कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है, कोई भी आपको बिजनेस ओपन करना है, चालू करना है, तो कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ठीक है, वो चीज को लिबरल कर दिया कि ठीक है, आपसे उतनी परमिशन की दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1991 के बाद पहला ये चीज किया गया। ठीक है, कि लाइसेंस या फिर परमिट सिस्टम को ईज आउट कर दिया गया। ठीक है, दूसरा मेजर रिफॉर्म था प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या कि गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी सेक्टर्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी सेक्टर्स थे उसको डी रेगुलेट कर दिया गया। डी रेगुलेट मतलब थोड़े बहुत सेक्टर प्राइवेट के हाथों में दे दिए गए। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, वो थोड़ा थोड़ा करके प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसमें आने की अनुमति दे दी गई, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अभी मैं जस्ट ब्रीफ में समझा रहा हूँ ये वर्ड्स का मतलब, डिटेल में आप लोगों को स्टडी करना रहेगा कि क्या होता है लिबरेशन, क्या क्या लाया था उसमें, उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुई, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुई। ठीक है, आर्टिकल इसके बारे में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे ओपन अप किया गया। जैसे कि
एक्सचेंज रेट में करेक्शन लाया गया, ठीक है, एक्सचेंज रेट में करेक्शन लाया गया। उसके अलावा एफडीआई और एफआईआई को भारी मात्रा में अपने देश में आने की अनुमति दी गई, ठीक है, इनवाइट किया गया कि हाँ अब से आप लोग, ठीक है, हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफडीआई और एफआईआई को देश में आने की अनुमति दी गई। तो इस तरीके से कुछ थे एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के, ठीक है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स कुछ इस तरीके से थे, तो आपको ब्रीफ में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि ठीक है, बराबर है कि 1991 में हम लोगों ने रिफॉर्म्स लाया था इकोनॉमी में बहुत ही मेजर स्केल पे, ठीक है। आज वापस ऐसी जरूरत आ गई है कि इकोनॉमी में कुछ मेजर स्केल पे रिफॉर्म लाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। उसके अलावा ये रिफॉर्म्स में ऐसा क्या रह गया, ठीक है, उसके अलावा ये रिफॉर्म्स में ऐसी क्या खामी रह गई इसकी वजह से आज बहुत ही मेजर स्केल पे रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक से इतना क्यों हिट किया, तो इसमें कुछ एक इश्यूज रह गए थे, ठीक है, कुछ एक इश्यूज जिसमें रह गए थे, जैसे कि ये जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स थे उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था टेक्निकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था, मोस्टली फोकस किया था टेक्निकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे। टेक्निकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मतलब क्या, कि जीडीपी इंक्रीज करना है, टैक्स रेट को रेगुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ठीक ठाक करना है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे जो इकोनॉमी के कोर एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, सिर्फ उस पर ही फोकस किया, ठीक है। जैसे कि जीडीपी हो गया, ठीक है, टैक्स रेट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि, ठीक है, जबकि प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एन इकोनॉमी को भी उसको एड्रेस करना चाहिए था, ठीक है। प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एन इकोनॉमी को भी उसको एड्रेस करना चाहिए था। तो क्या होता है ये इकोनॉमी के प्राइमरी ड्राइवर्स, ठीक है। तो ये कोर एस्पेक्ट के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो देश की इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट को चलाने के लिए, ठीक है, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहला तो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट को वो लोग सस्टेन करा सके, ठीक है। दूसरा वो स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा वो स्किल्ड होना चाहिए कि अगर भाई सर्विस की बात आए तो सर्विस के हिसाब से वो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात आए तो मशीन्स को चलाने के लिए वो स्किल्ड होना चाहिए, आईटी प्लेटफॉर्म्स की बात आए तो कंप्यूटर या फिर आईटीसी सिस्टम को लेकर वो स्किल्ड होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल नंबर में भी ज्यादा होना चाहिए, स्किल भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज पे ये एलपीजी रिफॉर्म ने फोकस नहीं किया था, ऑब्वियसली ये हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के भाई हाईटेक मशीनरीज हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, आईटी सिस्टम, हाईटेक मशीनरीज, ये सारी चीजें, क्योंकि आज जैसे आपको पता होगा कि इंडस्ट्री 4.0 में पूरी दुनिया एंटर करने जा रही है, ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है। इंडस्ट्री 4.0 जो पूरा हाई टेक्नोलॉजी से बेस्ड होगा, जैसे रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, आईओटी हो गया, उसमें एंटर करने जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट फोकस करना हर बार जरूरी रहता है, ठीक है। तो तब भी फेस चेंज हो रहा था इंडिया की इकोनॉमी में, पर ये एस्पेक्ट को नजरअंदाज किया गया, उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। तो ये एक प्रॉब्लम रह गया है तब के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा लेबर की प्रोडक्टिविटी और वेज पे उतना ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। लेबर की प्रोडक्टिविटी और वेज पे ध्यान नहीं दिया गया था, बस उनको उतना था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, पर लेबर की प्रोडक्टिविटी का क्या, ठीक है, तो उस पे नहीं ध्यान दिया गया था। और चौथा,
जो मेजर एस्पेक्ट था, इसका कोई स्कोप नहीं था तब के टाइम पे, ठीक है। इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4-5 एस्पेक्ट है जो भी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, जिसको तब के टाइम पे उतना फोकस में नहीं लाया गया था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग 30 साल से वो कर सफर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी 30 साल से ये मेजर प्रॉब्लम सफर कर रही है, ठीक है। उसके अलावा भी कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इसलिए मेजर स्केल पे रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मेजर स्केल पे रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई 1991 के रिफॉर्म्स, उसमें कुछ इश्यूज रह गए थे वो, ठीक है। अभी आर्टिकल में भी कुछ इश्यू नोट डाउन किए हैं, ये आर्टिकल में भी कुछ इश्यूज लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे, ठीक है, यहाँ से कुछ आपके रिफॉर्म मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आपको दिखाता जाता हूँ कि सबसे पहला सेम वही बात की है कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इंडेक्स करके जो इंडेक्स आता है उसमें इंडिया का रैंक 107 तक का है, ठीक है, सॉरी 103 है, जबकि श्रीलंका, चाइना, साउथ कोरिया उन सबका रिस्पेक्टिवली 70, 34, 27 जितना रैंक है। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में इंडिया बाकी सब देशों से काफी पीछे है, ठीक है। तो ये अभी के टाइम पे रिसेंट में एक मेजर इशू है। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 2017 के हिसाब से ये डेटा लाया गया है, ठीक है। दूसरा, हमारा पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो इंडिया का बहुत लो है, ठीक है, वो इंडिया का बहुत ही ज्यादा लो है। इंडिया पर कैपिटा जीडीपी में, ठीक है, 125th नंबर पे आता है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये भी एक रिसेंट में इशू है कि भाई हमारा पर कैपिटा जीडीपी इतना लो है। उसके भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, ये भले किस चीज का रीजन है पर इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। दूसरा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में अर्ली वेज जो होता है, ठीक है, अर्ली वेज एक लेबर को जो मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कम है, करीब करीब 1.7 डॉलर जितना है, ठीक है। जबकि ग्लोबली देखा जाए तो यूएस, साउथ कोरिया, चाइना में रिस्पेक्टिवली 38, 24, 20 डॉलर्स जितने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से इंडिया का बहुत ही ज्यादा कम लेबर को वेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं आती, इतना कम वेज पे काम करने का मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है, लेबर को। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो इंडिया के जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.8% जितना है, ठीक है। इंडिया के टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.8% जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर है, जबकि वही कंपेरिजन यहाँ पे बताई गई है कि बाकी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है, साउथ कोरिया, चाइना, उनका करीब करीब 4.52% जितना रहता है, ठीक है। तो इंडिया आर&डी पे भी बहुत कम एक्सपेंडिचर करता है, तो इसलिए इनोवेशन नहीं हो पाता, तो सुधर नहीं सकती चीजें, ठीक है, इकोनॉमी में। तो ये एक इशू है। उसके अलावा यहाँ पे वही वापस लिखा है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, द फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट, तो जिसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया में लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। एडवांस्ड वर्ल्ड की जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उससे सिर्फ 10% जितनी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमी, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया, जो एडवांस इकोनॉमीज है उनमें अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 माने तो उसके हिसाब से इंडिया की सिर्फ 10 जितनी है लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये अभी के टाइम पे रिसेंट इशू है। दूसरा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो ऑब्वियस चीज है कि भाई हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एक रीजन है। और तीसरा, उसके बाद के इंफ्रा, जो भी इकोनॉमिक इंफ्रा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ये कुछ रिसेंट इश्यूज दिखाए गए हैं इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज आपको थोड़े बहुत ब्रीफ में पता होने चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म की वजह से क्या इशू आए थे इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है, और अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। तो कलेक्टिवली ये सारे इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स को चलते हुए, ठीक है, टोटल शिफ्ट की जरूरत पड़ी है इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे जो सारी चीजें लिखी है जो ऑब्वियस है, ठीक है,
सॉल्यूशन के तौर पे जो भी चीजें लिखी है यहाँ पे ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, ठीक है, इनोवेशन होना चाहिए, वो सारी अलग 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 चीजें यहाँ पे सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है जो आपका मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा काम का है, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा काम का है कि वही इंडिया की इकोनॉमी, उसमें इश्यू और उसका सॉल्यूशन। इशू यहाँ पर डिटेल में मेंशन किए हुए हैं, सॉल्यूशन एक दो बोल के छोड़े हुए हैं, ठीक है, पर फिर भी आप लोग अपने हिसाब से सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिएगा कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल थोड़ा देख लीजिएगा, काम का है। इवन ये सारे जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स है वो भी कौन निकालता है, कब निकालता है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट, तो वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सारा डेटा आप लोग एक बार शांति से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल हो गया आपका आज का, इकोनॉमिक रिफॉर्म लुकिंग बैक टू लुकिंग अहेड, मतलब वो है कि भाई आगे जो हमको रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है, वो सही तरीके से करने के लिए पीछे के इश्यूज और पीछे के रिफॉर्म्स में क्या गलती रह गई थी वो देखना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल मतलब है इसका। तो ये एक आर्टिकल होता है आपका द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है मेकिंग देम पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेकिंग देम पे। ब्रीफ में बता दूं ये आर्टिकल में किस चीज की बात की गई है, तो 3 कंट्रीज की बात की गई है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज। 3 कंट्रीज की बात की गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो जो भी बिग टेक कंपनीज है, ठीक है, बिग टेक कंपनीज है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो बिग टेक कंपनीज है उनके रिगार्डिंग ये 3 कंट्री में क्या लॉ अपनाया गया है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ में लिखा गया है। क्योंकि रिसेंटली अभी साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने, ठीक है, एक लॉ पास किया जिसको एंटी गूगल लॉ के नाम से भी इनफॉर्मली जान रहे हैं, ठीक है, इनफॉर्मली एंटी गूगल लॉ, ठीक है, एक्चुअल नाम नहीं है ये, बस उसको इस नाम से भी जाना जा रहा है। साउथ कोरिया ने जो लॉ पास किया वो एंटी गूगल लॉ, ठीक है। तो ये लॉ में उन लोगों ने क्या बोला, ठीक है, ये लॉ में साउथ कोरिया ने क्या चेंज मतलब क्या मैंडेट किया है कि अब से, ठीक है, गूगल, एप्पल, ऐसे जो प्ले स्टोर है, ठीक है, ऐसे जो प्ले स्टोर है उस पे अगर आप कोई ऐप परचेस करते हो या फिर ऐप के थ्रू कोई पेमेंट करते हो या फिर कुछ भी पेमेंट की एक्टिविटी करते हो, ठीक है, कुछ भी पेमेंट की एक्टिविटी करते हो, तो उनकी जो बाय डिफॉल्ट इन स्टोर पेमेंट सिस्टम है कि सपोज के बात करें कि गूगल हो गया और एप्पल का ऐप स्टोर हो गया, ठीक है, तो गूगल से आप कुछ भी पेमेंट करते हो, ठीक है, सेम फॉर ऐप स्टोर से आप कोई भी पेमेंट करते हो ऐप परचेस करने के लिए या फिर कुछ भी ऐप में अपग्रेडेशन लाने के लिए या फिर ऐप के अंदर जाकर कुछ भी पेमेंट करते हो, तो उनकी जो फिक्स पेमेंट गेटवे है, उनका जो फिक्स पेमेंट गेटवे है कि सपोज के गूगल ने कोई एक्स वाई जेड बैंक या फिर एक्स वाई जेड फाइनेंशियल एंटिटी को बोल के रखा है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल के रखा है कि हमारा पेमेंट गेटवे आप मैनेज करोगे, ठीक है, गूगल का उसके साथ टाई अप है, तो कंपलसरी यूजर्स को, ठीक है, यूजर्स को कंपलसरी इसी पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना पड़ रहा था, ठीक है, जिसके चार्जेस हाई रहते हैं, ठीक है, जिसको जो ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं पर ट्रांजेक्शन चार्ज जिसके हाई रहते हैं, तो भाई यहाँ पे यूजर्स की, ठीक है, चॉइस छीनी जा रही है, ऐसा साउथ कोरिया को लगा। तो सेम फॉर एप स्टोर कि उनका जो खुद का पेमेंट गेटवे है वो यूजर्स की चॉइस को कर्व कर रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि अब से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब से ऐसा करना नहीं होगा, कोई फिक्स पेमेंट गेटवे का आप लोग यूज नहीं कर सकते, यूजर्स को आपको चॉइस देनी पड़ेगी, वो जहां से अपने आप पेमेंट करना चाहे जिस भी फाइनेंशियल एंटिटी की सर्विस से वहां से कर सकता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे न्यूज में ये है साउथ कोरिया का लॉ जो रिसेंटली उसने पास किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ईयू
यूरोपियन यूनियन के लॉ की बात की गई है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या लॉ है? तो ऑस्ट्रेलिया में लॉ ऐसा है कि ये जो भी मीडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये जो भी बिग टेक कंपनीज है, ठीक है, ये जो भी बिग टेक कंपनीज है वो अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वो अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ मीडिया कंटेंट दिखाती है, ठीक है, अगर कुछ मीडिया का कंटेंट दिखाती है, न्यूज कंटेंट दिखाती है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको वो न्यूज कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, दिखाने के लिए पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। वो ऐसे ही वो न्यूज कंटेंट या फिर मीडिया कंटेंट नहीं दिखा सकते, ठीक है, मीडिया कंपनीज को उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ लाया है रेगुलेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने, और ईयू ने भी ऐसा कुछ लाया है, ठीक है। ईयू ने ऐसा बोला है कि ये जो भी सारी कंपनीज है वो सिर्फ गेट कीपर्स है, ठीक है, वो सिर्फ गेट कीपर्स है। मतलब क्या? उनको हम लोग ने बोल के रखा है कि आपको ये चीजें करनी है और आपको ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। डूज एंड डोंट्स का लिस्ट देके रखा है कि यूजर्स को, ठीक है, यूजर्स को, जो कस्टमर्स है आपको, उसको सबसे ज्यादा चॉइस मिल पाए, ठीक है, उनका कोई भी राइट कब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। वैसे ये ड्राफ्ट लॉ है ईयू का, पर इसमें कुछ बोला गया है ये कंपनीज को कि आपका काम सिर्फ गेट कीपिंग का है, डूज एंड डोंट्स, उसके अलावा सारी चॉइस जो है वो यूजर के पास रहेगी, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, जो भी है। तो ये कुछ इधर उधर बात चल रही है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा डिटेल में। बाकी ऐसा इंडिया के, इससे रिलेटेड इंडिया के जो नए आईटी रूल्स आए हैं, ठीक है, वो खास देखने जरूरी है। इंडिया के जो नए आईटी रूल्स आए हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप लोगों को डिटेल में देखना रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में है, ठीक है। वो निपा वाला मैंने कल करवा दिया था, तो वो देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। बाकी ये आपका मेन स्पेसिफिक है, सच ब्रीफ स्पेसिफिक कंटेंट ये आर्टिकल में नहीं है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में, ठीक है। और सेम विद दिस, इसमें आपको नए वाला आईटी रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, जो चांसेस है थोड़े बहुत फ्री में आने के, ठीक है। चलिए, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही कंटेंट था। कुछ भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।